तो छठा प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। कि अगर साहस भी है किसी भी व्यक्ति में और उसी के साथ साथ शक्ति भी है और इन दोनों के साथ साथ अगर विनम्रता भी हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति एक योद्धा के अनिवार्य गुण हैं। ये तो योद्धा में अवश्य ही होने चाहिए। कौन से गुण? साहस भी और शक्ति भी। यदि इन गुणों के साथ साथ विनम्रता भी हो, विनय हो, तो अकारण ही होने वाला कोई विवाद या युद्ध नहीं हो पाता। तो बिना बात जो युद्ध होते हैं वो नहीं हो पाते। विनम्रता से भी कोई भी समस्या हम आराम से सुलझा सकते हैं। विनम्र व्यक्ति अपनी विनम्रता से शत्रु के क्रोध को शांत कर देता है। क्रोध क्षणिक होता है, क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है और उसके बाद वो शांत भी हो जाता है। एक बार शांत होने पर फिर विवेक जागृत होता है और अनर्थ होने से बच जाता है। अब लक्ष्मण और परशुराम दोनों के उदाहरण हमारे सामने हैं। परशुराम कैसे हैं? पराक्रमी हैं, किंतु स्वयं को महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय, कुल घातक कहना, ये सब क्या उनके घमंड को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि वो उनमें अहंकार भी था। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, किंतु वह भी अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं। साहस है उनमें, लेकिन वो भी जब परशुराम जैसे व्यक्ति के सामने इस तरह से तर्क वितर्क कर रहे थे और उनके शब्द भी अच्छे नहीं थे उनके लिए, तो वो भी अपनी सीमाएं तोड़ रहे थे। धीरे धीरे वह उग्र, कठोर और असहज भी हो जाते हैं। उनमें और अधिक क्रोध आ जाता है, कठोर हो जाते हैं और असहज भी हो जाते हैं। जैसे हम क्रोध करते हैं तो हम अपने आप को अपने वश में नहीं रख पाते हैं। इस कारण सभी सभाजन उसके विरुद्ध हो जाते हैं। तो सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें भी लक्ष्मण का व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वे भी उसके विरुद्ध हो जाते हैं। दूसरी ओर राम शक्ति और साहस के साथ विनम्रता का परिचय भी देते हैं। राम में शक्ति भी है और साहस भी है और उसी के साथ साथ उनमें विनम्रता भी है। इसलिए वे परशुराम सहित सभा में उपस्थित सभी का दिल जीत लेते हैं। तो सातवां प्रश्न है इस प्रकार, भाव स्पष्ट कीजिए। क ख ग 3 है इसमें, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो पहली पंक्ति है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। दूसरी पंक्तियां हैं, इहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। और अगली पंक्तियां हैं, गाधी सुनो कह हृदय हसी, मुन्ही हरि अरे सूझ, आय मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। पहली पंक्तियां हैं जैसे, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है, लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में परशुराम से बोले, हे मुनि, आप तो माने हुए योद्धा निकले। आप तो मुझे अपना फरसा बार बार ऐसे दिखा रहे हैं जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे। मतलब आपके सामने कोई कुछ है ही नहीं, किसी को आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो, सबको आप साधारण व्यक्ति समझ रहे हो। तो यह था इन पंक्तियों का भाव। दूसरी पंक्तियां हैं, यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण क्रोध के वशीभूत होकर मुनि परशुराम को यह बताना चाहते हैं कि वे उन दोनों भाइयों को कमज़ोर समझने की भूल ना करें। मतलब क्रोध में तो है लक्ष्मण, लेकिन वो मुनि परशुराम को ये बताना चाहते हैं कि वो हमें कमज़ोर ना समझें, ऐसी गलती वो ना करें। वह उन्हें यह भी सूचित करते हैं कि वह तो उनका फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान सहित उनसे बातें कर रहे थे। इसे मुनिवर
कायरता ना समझ ले, हम तो सिर्फ आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर ही अभिमान सहित उनसे बातें कर रहे थे, तो हमें कायर समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। अगली पंक्तियां हैं। गादी सुनो कै हृदय हसी मुनि ही हरियर सूझ, अयमय खांड न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र परशुराम की ना समझी पर मन ही मन मुस्कुराते हैं। विश्वामित्र, गादी सुनो विश्वामित्र परशुराम की ना समझी पर मुस्कुरा रहे हैं, उनको मन ही मन हंसी आ रही है। वो सोचते हैं कि परशुराम राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं, उनको साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, वे इनके बल और पराक्रम को नहीं जानते। ये दोनों लोहमयी तलवार हैं, लोहे की बनी तलवारें हैं, ये गन्ने की बनी तलवार नहीं है, खांड की, जो मुंह में डालते हैं और वो पिघल जाती है। ये क्या करती हैं? युद्ध भूमि में शत्रुओं का नाश करने वाली। अब बच्चों 8वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। भाषा सौंदर्य वही होता है जिससे कविता की भाषा की सुंदरता पता चलती है, उसका काव्य सौंदर्य पता चलता है और वही उस कविता की विशेषता होती है। वो सौंदर्य जिससे कविता की सुंदरता बढ़ाई जाती है। तो पहला पॉइंट है इसका, प्रस्तुत पाठ रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। कितने कांड हैं रामचरितमानस में? 7 कांड हैं, तो यह है बाल कांड, वहाँ से संकलित है। दूसरा है, इसमें तुलसी ने शुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए चौपाई दोहा छंद शैली अपनाई है। अवधी भाषा, राम कहाँ के थे? अवध के थे। अयोध्या में अवधी भाषा बोली जाती है, तो अवधी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और चौपाई और दोहा छंद शैली अपनाई है। तीसरा पॉइंट है, भाषा सरल, सरस और मधुर है। इस काव्य पाठ में वीर रस एवं रौद्र रस की अनुभूति जगह जगह होती है। कौन से रस? वीर रस और रौद्र रस। वीर रस जहाँ पर वीरता दिखाई जाती है और रौद्र जहाँ पर क्रोध दर्शाया जाता है। चौथा पॉइंट है, लक्ष्मण व परशुराम के कथनों में वीर रस व रौद्र रस परिलक्षित होता है। उन दोनों के जो कथन हैं उनसे वीर रस भी परिलक्षित होता है और रौद्र रस भी परिलक्षित होता है। पद्य में अलंकार अपने सहज एवं स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। छठा पॉइंट है इसका बच्चों, अनुप्रास की छटा अनुप्रास की छटा सर्वत्र विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार का इसमें विशेषता उपयोग किया गया है। बाकी उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक भी स्थान स्थान पर दृष्टव्य है, दिखाई दे रहे हैं, जो भाषा को और अधिक अलंकृत करते हैं। 7वां पॉइंट है, शब्द चयन भी अवसर के अनुकूल है। शब्दों का जो चयन किया गया है वो अवसर मौके के अनुकूल हैं। भाई जिस तरह की बात चल रही है उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को वहन करने में पूर्णतया सफल हैं। 8वां पॉइंट है, कोमल कांत पदावली के प्रयोग से पद्य में संगीतात्मकता और गेयता का गुण आ गया है। आप जानते ही हैं रामचरितमानस का पाठ घर घर में किया जाता है, तो संगीतात्मकता है उसमें और गेयता, संगीत भी है और गाए जाने वाले भी है। इनकी चौपाइयों को हम घर में गाते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी जैसे हम करते हैं। 9वां पॉइंट है, काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। व्यंग्यात्मक, व्यंग्य करना, जैसे लक्ष्मण बार बार परशुराम का मजाक बनाते हैं, एक तरह से उन पर व्यंग्य करते हैं। 10वां पॉइंट है, काव्य की भाषा सरस व सुंदर है। तो इस प्रकार इसके 10 पॉइंट हो गए जो आपको अच्छे से तैयार करने।
9वां प्रश्न है बच्चों, इस पूरे प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। व्यंग्य हर जगह दिखाई दे रहा है और बड़ा अनूठा सौंदर्य है उसका। तो उत्तर है इस प्रकार इसका, सर्वप्रथम सबसे पहले जब श्री राम ने कहा कि धनुष भंग करने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, तब परशुराम जी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, क्या कहा कि शत्रुता का कार्य करने में कोई सेवकाई नहीं होती, कि जो शत्रु है वो सेवकाई के कार्य नहीं करता। मतलब वो शांत भाव से बोल रहे हैं, लेकिन परशुराम जी उल्टा उन पर व्यंग्यपूर्ण स्वर की बौछार कर रहे हैं। लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य के संवाद तो व्यंग्य के उत्कृष्ट उदाहरण है। लक्ष्मण और परशुराम तो एक दूसरे से बात ही व्यंग्यात्मक शैली में करते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि सभी धनुष एक जैसे होते हैं, आप अकारण ही क्रोधित हो रहे हैं, अकारण बिना कारण। तब परशुराम ने अपना फरसा दिखाया और कहा, कठोर बोलने वाला यह बालक अब मारे जाने योग्य है। फिर उसे धमकी दी, फरसा दिखाया और कहा कि जो एक कड़वे वचन बोल रहा है यह बालक जब से अब यह मरने वाला है, मेरे हाथों यह मारा जाएगा। इस पर लक्ष्मण ने व्यंग्य किया कि बार बार फरसा दिखाकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा सा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर डर जाएगा, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए, ऐसा यहाँ पर कोई नहीं है। इस प्रकार जब बार बार परशुराम जी अपनी वीरता का बखान करने लगे, बढ़ा चढ़ाकर अपने बारे में बताने लगे, तब लक्ष्मण उनकी वीरता पर व्यंग्य करते हुए उन्हें कायर कहने से भी नहीं चूकते, उन्हें कायर तक कह देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस 10वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। पहली पंक्ति है, बालको बोली बंधौ नहीं तो ही। यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। जैसे आपने पढ़ा है कि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, तुम तो कालू हाँक जनु लावा। यहाँ पर उपमा अलंकार है। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि परशुराम के वचनों की तुलना की गई है, किससे? कठोर वज्र से की गई है। और सम यहाँ पर वाचक शब्द है। कोटि कुलिस में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कोटि कुलिस में अनुप्रास अलंकार और समवाचक शब्द के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियाँ हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनुवाचक शब्द है और परशुराम की हुंकार में काल की संभावना व्यक्त की गई है और जनुवाचक शब्द है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी प्रकार से अगली पंक्तियाँ हैं, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु, बढ़त देखि जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। तो कोप कृसानु इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि कृसानु में कोपी का अभेद आरोप है, क्रोध रूपी अग्नि। जल समवचन इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि राम के वचनों की तुलना शीतल जल से की गई है। प्रश्न राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के। इन 10 प्रश्नों का आपने बहुत अच्छी तरह से श्रवण करना है, इन्हें सुनना है और
तैयार करना है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी अवश्य